नमस्कार दोस्तों। चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दो बातें याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हर बार आपको याद दिलाऊंगा ताकि आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम लाभ ले सकें। सबसे पहली बात यह है कि इस सीरीज़ में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले 31 वर्षों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स और कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये पहली बात है, मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा ताकि आप हर प्रश्न को गंभीरता से समझें। दूसरी चीज़, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक ही मिनट में या कुछ ही सेकंड में सारी बातें याद रखना चाहते हैं कि अभी आपने क्या समझा, तो इसकी पीडीएफ नोट आपको फ्री में दी जा रही है। उसके लिए क्या करना है, सीधी सी बात है, इस वीडियो के कमेंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा अपने मोबाइल ऐप का, स्टडी विथ मास्टर का। उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जो नोट हम देते हैं उसकी भी जानकारी आप लेके नोट ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी बातें हैं फ़िलहाल के लिए इस सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए। ठीक, अब आते हैं मुद्दे पे। भारत के धार्मिक इतिहास के बारे में प्रश्न पूछा गया है और यूपीएससी के पीवाईक्यू के इतिहास की मैं बात करूं तो शायद ही कोई ऐसा वर्ष होगा जिस साल बौद्ध और जैन धर्म से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। हमें पता होता है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन हम पता नहीं क्यों जो चीज़ें एकदम ऑब्वियस हो जाती हैं कि हाँ ये तो होता ही है, ये तो आता ही है, उससे छोड़ के बाकी पूरी दुनिया के पीछे पड़ जाते हैं। अगर आप भी इस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि जो पता चल गया कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें छोड़कर आप बाकी पढ़ते हैं ये सोच के कि अरे ये तो हम जानते ही हैं, बाद में पढ़ लेंगे, पहले ये छूट रहा है, इसको कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, ये आपकी सोच है, तो समझ जाइए कि पास होने का पता नहीं, फेल होने की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये मैं टॉप 300 की जब नोट देता हूँ तो भी बार बार कहता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट है उसे तो पहले तैयार करिए। इसीलिए तो मैंने सबूत दिखाना शुरू किया था कि देखिए बस यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको पता चल गया, और सिर्फ ये मेरे कहने से नहीं है, आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, लगभग हर साल प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। जब ये पता चल गया कि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के, अगर ये टॉपिक नहीं तैयार है तो अभी इसे पढ़ना चाहिए, अच्छे से तैयार करना चाहिए। अगर आपने नोट लिया है तो सारे तथ्य मैंने बताया था, 4-5 किताबों से, कई सोर्सेज से मैंने इस टॉपिक को तैयार किया, शुरू में ही है, वहाँ से पढ़ लीजिए नोट लिया है तो। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन की लाइनों पर। क्या कह रहा है, स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। अब ये जो स्थविरवादी है, एक्चुअली उपसंप्रदायों के बारे में यूपीएससी पूछ रही है। एक मिनट, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रश्न है बौद्ध धर्म के संप्रदायों से संबंधित है और ऐसे क्वेश्चंस जैन धर्म पे भी पूछे गए हैं। तो स्थविरवादी जो है वो महायान से संबंधित है। महायान, हीन यान आपने पढ़ा है ना, दो मुख्य संप्रदाय अलग हो गए थे और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई भी हैं। तो उनमें भी बाद में संप्रदाय बने अलग अलग। तो कहा जा रहा है कि जो स्थविरवादी हैं वो महायान से संबंधित है। अच्छा, लोकोत्तरवादी जो संप्रदाय है वो महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अब ये लाइनें पढ़ के आपको सीधा सीधा लगेगा कि ये क्या पूछ लिया है। हो सकता है कि आपने बौद्ध धर्म पढ़ा हो, जैन धर्म पढ़ा हो, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको कठिन लग सकता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि 3 लाइनें ऐसे दे देने से, 4 लाइनें दे देने से क्वेश्चन कंसेप्चुअल नहीं हो जाता। यहाँ एक भ्रम तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे दूसरों की बात सुनकर तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ें, चाहे कितने साल भी तैयारी कर ले, उनके साथ दिक्कत ये होती है ना कि किसी ने कह दिया है कि यूपीएससी सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछती है या ज़्यादातर वही पूछती है। ये 2020 का क्वेश्चन है, मैं 24 का भी दिखाऊंगा आगे चल के। वो बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ कहानी समझने पर ध्यान देते हैं। कंसेप्ट का मतलब सिर्फ कहानी समझना नहीं होता। जैसे मैं भूगोल की बात बता देता हूँ कि बारिश कैसे होती है। भाप बना, हवा में नमी है, फिर हवा ऊपर उठी, उसके बाद से फिर वहाँ से ठंडी हुई, बारिश हुई, कहानी आपने समझ लिया, ये हुई कहानी। लेकिन उसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप तथ्य कहते हैं। तो यूपीएससी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन इसमें हर एक लाइन आपसे तथ्य की डिमांड कर रही है। यही तो समझना, इस सीरीज़ में हम यही कर रहे हैं। मैं चाहता तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही बार ले लेता और काम चलाऊं, बस निपटा देता जैसे तैसे, लेकिन फिर उसका मकसद पूरा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप यूपीएससी को एज इट इज़ देखें, जैसे यूपीएससी का नेचर है। आप
इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझिए कि जो प्रश्न, जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को, कम से कम उन टॉपिक्स को आप हल्के में लेकर नहीं चलेंगे कि ऊपर से हमने पढ़ लिया, कहानी समझ में आ गई कि अच्छा बौद्ध धर्म की मान्यता ये है, जैन धर्म की मान्यता ये है, दोनों में अंतर ये है, लो हमारी तैयारी हो गई। या बहुत ज़्यादा तथ्य पढ़ने के पीछे पड़ रहे हैं, तो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4 बार, और कौन सा शासक था, कौन अध्यक्ष थे, कब विभाजन हुआ, कौन सा साहित्य उसमें लिखा गया, लो हमारा टॉपिक तैयार हो गया। बस इतनी सी बात नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है। बौद्ध धर्म में साहित्य भी हैं, साहित्य लिखे गए, उसमें क्या क्या कहा गया है, उपसंप्रदाय हैं, इनकी विशेषताएं क्या थी, बहुत कुछ है। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी गहराई में जाकर तथ्यों को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसका उत्तर देने की कोशिश करिए, और अगर आपने कोशिश कर ली है तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि मामला क्या है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। ये जो लोकोत्तरवादी संप्रदाय है बौद्ध धर्म के, ये महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, ठीक है, जो वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीति से अलग हुई थी। ठीक, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लोकोत्तरवाद वादी निकाय जो है वो बौद्ध धर्म के 18 नियमों में से एक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत पीवाईक्यू में कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे तथ्य मिल जाते हैं। इनके अनुसार क्या होता है कि सम्यक संबोधि की प्राप्ति के अनंतर बुद्ध के सभी आश्रय अर्थात चित्र, एक मिनट रुकिए, बहुत भारी भारी शब्द हैं तो इनको मुझे आराम से समझाना होगा एक बार पढ़ के, और रुकिए रुकिए। वैसे ये पढ़ते हुए मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इसलिए थोड़ा रुक के इसको कई बार पढ़ा। इसे आप नहीं समझ सकते अगर कोई विस्तार से इसके बारे में बात ना करे, क्योंकि इतने भारी भारी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अब देखिए लोकोत्तरवाद क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, हालांकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लिखा है तो एक बार समझा देता हूँ कि ये शब्द क्या है। इसके अनुसार सम्यक संबोधि प्राप्ति के अनंतर, मतलब उसके बाद, बुद्ध के सभी आश्रय अर्थात चित्र, चैतसिक रूप आदि परावृत होकर निराश्रव और लोकोत्तर हो जाते हैं। बस ये 2 बातें ध्यान रखिए। बाकी चीज़ें, बाकी शब्द आपको अगर परेशान कर रहे हैं तो कहिए जाने दो, हमें ज़्यादा नहीं समझना है। सम्यक संबोधि जब प्राप्त हो जाती है तो हर रूप में जो बुद्ध हैं जिन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त हुई है, वो इस लोक से इतर हो जाते हैं। इसमें उनका अब कुछ भी नहीं रह जाता जिससे वो बंधे, किसी भी तरह का बंधन नहीं रह जाता। इस तरह की बातें हैं, तो उसमें ज़्यादा शाब्दिक अर्थ खोजेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इसी बहाने याद दिलाना चाहता हूँ। कई बार हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के साथ एक दिक्कत होती है कि वो ओवरऑल चीज़ों को समझने के बजाय कभी कभी किसी शब्द में परेशान हो जाते हैं। और पता है कब होता है? जब हम सीसेट के प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं। सीसेट में आप देखेंगे जब इकोनॉमी का पैराग्राफ होगा, मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ, जब इकोनॉमी का पैराग्राफ होगा तो कोई इस तरह से शब्द आ गया बीच में, ओवरऑल सब कुछ समझ में आ सकता था, लेकिन यार ये निराश्रव क्या होता है, चैतसिक क्या होता है, इसमें कुछ छुपा हुआ है। इस चक्कर में वहीं गोल 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 घूमते घूमते वो ओवरऑल अर्थ नहीं समझ पाते। और जब ओवरऑल अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो एक तो टाइम खराब हुआ, मूड खराब हुआ, और बाद में आंसर भी नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि इसी शब्द में कुछ ऐसा छिपा हुआ था जिसे समझना जरूरी था, और इसकी वजह से बहुत गलतियां होती हैं, टाइम निकल जाता है। तो कभी भी किसी भी किताब में, नोट में या कहीं वीडियो में आपको ऐसे शब्द मिल जाएं, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जो समझ में नहीं आते कि पता नहीं क्या है, तो उनके पीछे नहीं जाना, उनके लिए डिक्शनरी नहीं खोलना। आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ओवरऑल ये लाइन क्या कहनी चाह रही है। ठीक है, कई बार जो मेन हेडिंग होती है उसी को पकड़ के समझने पे बात समझ में आ जाती है। तो इसी बहाने इस अटपटी लाइन के बहाने हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी जो सीसेट कॉम्प्रिहेंशन में काम आएगी। इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, निश्चित रूप से, क्योंकि गूगल से ट्रांसलेट किए हुए ढेर सारे कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, तो कभी भी आपको ऐसे शब्द दिख जाए ना जो समझ में नहीं आते, हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा है लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि कठिन है, समझ में नहीं आते, तो आप उस शब्द को छोड़िए और ओवरऑल पैराग्राफ या उस लाइन के भाव को समझने की कोशिश करिए, बस आपका काम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जीएस के प्रश्नों में भी ऐसा होता है। अभी जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, जब आप पूरा पेपर देखेंगे तो इसमें भी हर साल 3-4 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनके
अर्थ ही समझ में नहीं आते, लाइन ऐसी लिख दी गई है कि नहीं समझ में आता। इंग्लिश वाला देख रहे हैं तो भी समझ में नहीं आता, लेकिन भाव अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं। ये चलिए इसी बहाने एक अच्छी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। महासंघिकों द्वारा क्या हुआ था? बुद्ध के देवत्वारोपण ने, इसका क्या मतलब है बताइए? अब भारी शब्द ये भी है, मतलब ऐसा कर दिया गया कि भगवान बुद्ध हैं, मतलब बुद्ध जो है वो भगवान है, देवता हैं, तो उनको अब देवता बनाने की जो परंपरा शुरू हुई, जो ऐसी मानसिकता आने लगी भिक्षुओं में, तो इसने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। हीनयान महायान हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो इसमें महायान जो मानने वाले लोग हैं वो बुद्ध को भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, ठीक है। हीनयान वाले लोग ऐसा नहीं मानते, ठीक है। अच्छा, जो चौथी संगीति हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें हीनयान महायान ये दोनों अलग हो गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बाकी। और इसने संस्कृत को बढ़ावा दिया तथा बुद्ध को देवता के रूप में मानकर पूजा पाठ करने को बढ़ावा दिया। किसने? फिलहाल ये महायान वालों का अपना मानना था ऐसा। संस्कृत शुरू में संस्कृत शब्द में उन्होंने तो फिलहाल भगवान बुद्ध ने तो ऐसे सिर्फ प्राकृत में ही अपनी बात कही थी। अच्छा, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, प्राकृत में या पाली में। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जब आप महावीर को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपनी जो भाषा में, जिस भाषा में उन्होंने भाषण दिए थे या अपनी बात कही थी, भाषण देना थोड़ा सस्ता शब्द हो गया, उन्होंने शिक्षा जो दी थी जिस भाषा में, वो पाली थी कि प्राकृत थी। ऐसे ही हीनयान बौद्ध धर्म में शुरुआत में भगवान बुद्ध ने जो बात अपनी कही थी वो प्राकृत में की थी कि पाली में की थी। आप इसे क्लियर करिए, ठीक है। और जो लोग पहले मैसेज करेंगे मैं उनको धन्यवाद लिखूंगा और दिल दूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सब लोग लिखेंगे तो नहीं करूंगा। आप, ये बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सारी बात समझ में आ जाती है, लेकिन एक छोटा सा क्लू हम छोड़ देते हैं और यूपीएससी उसी के साथ खेला कर देती है, नहीं समझ में आता। तो आपको ये बताना है। नोट में तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी याद है कि नहीं, ये आप बताइए। फिलहाल इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, मतलब पहला कथन जो है, इसमें जो बात थी वो गलत थी, क्योंकि स्थविरवादी हीनयान बौद्ध धर्म से संबंध है, उसमें अलग लिखा हुआ था। और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की बात। बौद्ध धर्म, हालांकि सिर्फ ये इसका अर्थ नहीं है, हीनयान का मतलब नहीं है, स्थविरवादी की बात, ये जो है इसका अर्थ यहाँ दिया गया। हीनयान का मतलब होता है एक छोटी सी नाव, महायान का मतलब होता है बड़ी सी नाव। और छोटी बड़ी नाव का जो मतलब है उसमें भी निहितार्थ ये है कि भाई महायान जो है वो ज़्यादा समावेशी हो गया, अलग अलग, जैसे संस्कृत भाषा उस समय ब्राह्मण धर्म में प्रचलित थी तो उसको अपनाया, उसमें साहित्य लिखे जाने लगे। हीनयान में बहुत नियम सख्त थे और बहुत जो ओरिजिनल जो शिक्षा थी बुद्ध की, उनसे विचलित होने की संभावनाएं कम थी, तो इसीलिए ये नाम अलग अलग पड़े। तो इनका अर्थ भी आप समझ लीजिए। फिलहाल बौद्ध धर्म की इस शाखा में, किस शाखा में, स्थविरवाद की बात हो रही है। पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों का पालन करने पर बल दिया गया। ये बौद्ध धर्म को उनके मूल रूप में मानते हैं। महायान धर्म की, अच्छा हाँ, ये बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा। एक चीज़ मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, कई सारी चीज़ें बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ होती हैं। हम एक बार फ्लो में बात कह के चले जाते हैं, आपने उसको सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद ऐसा होता है कि आप अगर उसी पर चलते चले गए और रास्ते में कुछ ऐसा दिखा कि जो मैंने कहा था उससे अलग है, और आपने उसको छांट दिया बिना सोचे समझे कि नहीं नहीं सर ने ऐसी बात नहीं की थी, तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अभी मैं भाषा की बात कर रहा था, यहाँ पे अभी पाली शब्द आया, कहाँ गया जी, कहीं है इसी में, यहाँ पे। तो अगर आप बौद्ध धर्म को ही पढ़ेंगे और इसके साहित्य में जाएंगे तो आपको प्राकृत, पाली भी दिख गया, और संस्कृत, इनके अलग अलग संदर्भ दिखेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा इस भाषा में दी, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आगे चलकर किस किस भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए, ये अलग हो सकता है। हो सकता है कि ओरिजिनली जो भाषा थी, जो उस समय लोकल भाषा थी, उसमें ज़्यादा लिखे गए हों, लेकिन ये कतई इसका मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि आगे चल करके चीज़ें सिर्फ उसी भाषा में रहेंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये, जब आप पढ़ेंगे, नोट में भी है, जब आप पढ़ेंगे तो वो अंतर समझ में आएगा कि यार ये महायान जो शाखा है उसमें एक
इस भाषा में लिखा गया जो मैंने कॉलम बनाया था, ये अंतर है, बाकायदा उसको नोट किया गया कि ये अलग भाषा में लिखा गया है। और आप सोच रहे हैं अगर अभी तक कि एक ही प्रश्न पर सर इतना ज़्यादा भाव क्यों दे रहे हैं, और समय की बात करें तो 15 मिनट से क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ से प्रश्न आ रहा है और हर साल यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी बहाने अगर आप हर पक्ष पर ध्यान नहीं देंगे तो इसी सीरीज में पता नहीं कब बौद्ध धर्म वाला टॉपिक आएगा, फिर उस पर हम बात करेंगे। इसीलिए हर चीज़ को मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ। ठीक, हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस कवर करें, असली मकसद है उस चीज़ को समझना जो आपके काम की है। अब आ जाइए यहाँ पर, दादा भाई नौरोजी। कहा जा रहा है 2012 का प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा योगदान किस रूप में दिया था। ये 3 कथन है। अब इस पे जाने से पहले आपको कुछ बातें मैं याद दिलाता हूँ, और ये उन्हीं को याद आएगा जो PYQ देखते हैं, बाकी लोग ध्यान से समझें। मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में, दादा भाई नौरोजी हों, महात्मा गांधी हों, भीमराव अंबेडकर हों, सुभाष चंद्र बोस हों, लाला लाजपत राय हों, इनके बारे में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होता है। मतलब ध्यान क्या देना है, उस प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप ये जान पाएंगे कि इस व्यक्ति का काम क्या था। और काम से मेरा मतलब सीधा सीधा ये है कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में किस रूप में अपनी भूमिका निभाई थी, इन्होंने क्या किया था। अगर इस चीज़ को आप डिटेल में पढ़ते हैं तब तो ठीक है। और डिटेल में पढ़ने का मतलब ही नहीं कि हर चीज़, डिटेल का मतलब ये है कि दादा भाई नौरोजी के बारे में अपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि हाँ भाई इन्होंने एक किताब लिखी थी वो पावर्टी पे, और यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो PCS वगैरह के लिए थोड़ा काम चलाऊ हो सकता है, UPSC के लिए आपको उसी बहाने ये जानना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी उस समय क्या कर रहे थे और उन्होंने कौन कौन से योगदान दिए, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी, वरना आपको लगे कि ये सारे कथन सही हैं। देखिए मैंने हिंट भी दे दिया। अच्छा, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। मेरे ख्याल से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं क्योंकि इस पर कई प्रश्न पूछे गए हैं और दादा भाई नौरोजी को इसमें शामिल करके पूछा गया है, तो ये आप समझते हैं। बाकी ये 2 कथन है, इनको बताइए। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारत में आत्मविश्वास जगाया। अब अगर आपने सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर पढ़ा है, इनके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, तो आपको लगेगा हो सकता है भाई हमें ही नहीं पता है, तो आप गलती कर चुके हैं एक। अच्छा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। एक बात ध्यान दीजिए, जितने भी आंदोलनकारी थे मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ रहे हैं तो उनमें से ज़्यादातर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आपको दिखेंगे। अपवाद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर कहेंगे कि समाज में बुराइयां नहीं होनी चाहिए इस तरह की। तो कुछ हद तक आप इनके बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन UPSC का पुराना स्टाइल कि सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सबसे ज़्यादा, वो भी सर्वोपरि जोर दिया। ये UPSC की जो चालाकी है, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे टॉपर्स बार बार कहते हैं कि जो एक्सट्रीम वर्ड हैं उनको ध्यान में रखिए, उसके आधार पर आप क्वेश्चन को समझिए। खूब कहते हैं, आपको भी पता होगा, लेकिन कभी आपने इस बारे में सोचा है कि इतना जानने के बाद भी UPSC क्यों बार बार पूछती है? क्या UPSC को पता नहीं होगा करी लोगों ने पैटर्न समझ लिया है, मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे एक्सट्रीम वर्ड नहीं डालने चाहिए? पता नहीं होगा, पता है। फिर भी UPSC ऐसे प्रश्न पूछ रही है क्योंकि UPSC को पता है कि ये सारी जानकारी अपनी जगह धरी की धरी रह जाती है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वही गलतियां करते हैं जो करते आए हैं। अगर आप उस गलती से छुटकारा चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, जो भी आपको एक्सट्रीम वर्ड दिखे, आप पूरी लाइन को समझने से पहले उस पर आप गोला बनाइए। आपके पास पेंसिल होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। जो भी आपको एक्सट्रीम वर्ड दिखे गोला बनाइए। जैसे ही आप गोला बना देते हैं, कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, सही वाले पे नहीं करना, क्योंकि नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि सही होगा। अगर कथन गलत पूछा गया है कि कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है, तो हाँ आपको गोला बनाना चाहिए ऐसे। इसके बाद दोबारा इसको पढ़िए। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन हल करते हैं, टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे होंगे तो उससे भी आप समझ जाएंगे। हालांकि मैं टेस्ट सीरीज अभी विचार कर रहा हूँ, 11 टेस्ट में बनाऊंगा आपके लिए टॉप 300 के आधार पे। और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं,
जिनकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है वो सब कुछ करने का मौका आपको मिलेगा। फिलहाल जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो एक्सट्रीम वर्ड हैं उन्हें पकड़ के चलिए, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको दूसरा कथन नहीं आता और आपने सिर्फ ये पकड़ लिया कि ये तो नहीं हो सकता कि सभी सामाजिक बुराइयों का निराकरण, वो भी आज से इतने साल, मान लेते हैं कि 100 साल के आसपास, 80-90 साल पहले की बात हो, ठीक है। तो ये तो संभव नहीं था, ना समाज उतना खुला हुआ था, ना उतना एजुकेशन सिस्टम बढ़िया था, जागरूकता नहीं थी। तो और ये जोर दे रहे हैं सब पे, थोड़ा सा तो गड़बड़ लग रहा है। इस आधार पे अगर आप सोचें कि एक्सट्रीम वर्ड गलत है तो जहाँ जहाँ 3 है वो तो नहीं हुआ, लेकिन ये सभी में भी तो 3 शामिल है, ये भी नहीं हुआ, आपको उत्तर मिल गया। ये तरीके ज़्यादा काम आते हैं, वरना आप सोचते रह जाएंगे कि हाँ यार इन्होंने किया था कि नहीं, इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि नहीं, ये वाली बात शायद मैंने नहीं पढ़ी थी लेकिन हो सकता है किया हो ऐसा कुछ, तो फिर आप फंस गए। लेकिन कीवर्ड्स अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान में रखते हैं और यूपीएससी के चालाकी को पहले से दिमाग में रखें तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान है। अब चलिए यहाँ देखिए, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक जो प्रभावी देन थी वो ये थी कि जो ब्रिटेन है वो आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, धन हमारे यहाँ से कैसे बाहर जा रहा है। इसके बाद रमेश चंद्र दत्त और विलियम डिग्बी ने भी इस टॉपिक पे बात की, इसमें काम किया और यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन अलग से पूछा है कि आर्थिक सिद्धांत किसने दिया था या इस तरह का कुछ था, उनमें ऑप्शंस में ये तीनों थे, ठीक है। अच्छा, इनको भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण की ओर सबसे पहले इन्होंने ही ध्यान दिलाया था, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न सिंपल है और ये इसलिए लिया गया है, 1999 का प्रश्न है। आप 1999 का क्वेश्चन देख लीजिए और 2024 का कोई प्रश्न उठा कर देख लीजिए, इस तरह से वन लाइनर वाला, कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? असहयोग, चंपारण, रॉलेट, दांडी। आप में से जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बिठाया गया यूपीएससी कुछ स्पेशल और पता नहीं क्या, उनके मन में पहले ही आएगा कि सर ये 1999 क्वेश्चन ऐसे नहीं आते प्रश्न अब। और मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि ऐसा क्यों लोग मान लेते हैं कि ऐसे नहीं आते बिना सोचे समझे। अभी भी यूपीएससी ऐसे तथ्य सीधे सीधे पूछ रही है। हाँ, ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन कुछ तो पूछा जा रहा है। ये वन लाइनर टाइप का पीसीएस वाले स्टाइल में कम से कम 20 से 25 प्रश्न ऐसे होते हैं, आप जाके ध्यान से गिनिए कि एक कथन दिया गया है, एक लाइन, और उसके बाद से 4 ऐसे वन लाइनर दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है और सीधा सीधा तथ्य होता है, ठीक है। कंसेप्चुअल भी होता है, जैसे यहाँ पे कीवर्ड दे दिया कि इसका अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषाएं दे दी गई हैं 4 लाइनों में, वो अलग है। लेकिन ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इतिहास में इस तरह के तथ्यों को भी आपको याद रखना है और मेरे ख्याल से इसका उत्तर आपको पता है, बस याद दिलाना था कि यूपीएससी के नाम पर इतने हवा में नहीं उड़ना चाहिए, कि आपको बेसिक ग्राउंड पे क्या चल रहा है, कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान में रखना ही आप भूल जाएं, ठीक है। अच्छा, तो ये है चंपारण, इनका पहला साहसिक कदम था, अफ्रीका से आए थे तो उसके बाद से 1917 में प्रारंभ हुआ था। कभी कभी डिटेल में जाकर यूपीएससी प्रश्न पूछ लेती है और पूछा भी गया है। चंपारण आंदोलन जो है, ये जो नील के बगान मालिक थे, नील की खेती होती थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बचपन में कि जो दादाजी हैं या पिताजी हैं वो बनियान पहन खरीद के लेके आए सफ़ेद वाली, तो नील में डुबोते थे, बाल्टी में नील घोल दिया, उसमें डुबो दिया। साड़ियाँ और अन्य कपड़े भी कभी कभी ऐसे किए जाते थे। वो जो नील आपने देखा है वो केमिकल वाला नील था। लेकिन उससे पहले नील की खेती होती थी, एक पौधा होता था, उससे पाउडर बनाया जाता था, फिर बाद में कपड़े रंगने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके बगान मालिक शोषण कर रहे थे। तिनकठिया प्रथा थी बिहार में। तिनकठिया का मतलब समझ रहे हैं? उत्तर भारत में ज़मीन को नापने के कई तरीके हैं, उसमें से एक होता है बीघा, और बीघा बना होता है कट्ठे से मिल करके। जैसे 20 कट्ठा जो हो जाता है, यूपी में हमारे यहाँ ऐसा 20 कट्ठे पे 1 बीघा होता है, बाकी बिहार का शायद इतना ही है। 20 कट्ठे में 1 बीघा होता है, 25 कट्ठे में 1 एकड़ होता है। तो उसमें से 1 बीघे के हिसाब से अगर किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है तो 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करनी अनिवार्य थी।
ठीक, और वो भी उस जगह पे जो सबसे उपजाऊ भूमि है, ऐसा नहीं कि कहीं भी। तो इस तरह की समस्याएं थी, अनिवार्य कर दिया गया था, तो उसका विरोध किया गया, आंदोलन हुआ और गांधी जी वहाँ गए थे। इसी से प्रभावित होकर ये पीसीएस में प्रश्न पूछा जाता है कि किसने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, टैगोर साहब ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है और सबूत में भी इसको मैंने शामिल किया था, दिखाया था आपको। पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। ये मैंने सबूत वाले में ही समझाया था, लेकिन अब आपने नहीं देखा होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि देख लीजिए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े आपका। कोई बात नहीं, फिर समझा दूंगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण की अच्छी शोषक हैं। अब इसमें एक चीज़ आप समझिए, भूगोल के जो प्रश्न होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। वैसे हर विषय में हम ये बात लागू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। एक तो हो गया, चलिए तथ्य पूछ लिया गया, किसी नदी के बारे में पूछ लिया गया, किसी कहीं भूकंप वगैरह के बारे में पूछ लिया गया, पर्वत के बारे में। लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न है ना, वो कंसेप्चुअल है। भूगोल की समझ बहुत ज़रूरी है। जैसे इसी की बात करें कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, चलिए उसे भी बात नहीं करते। गर्मी में, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी में आपको हवा गर्म लग रही है? लग रही है ना? कभी नहीं लग रही होगी, लेकिन गर्मी तो लगती है। तो वो जो हवा आपके चेहरे पे पड़ी, मान लेते हैं आपका चेहरा है, इधर से हवा आ रही है, वो गर्म है। कैसे गर्म हुई है? आप सामान्य तौर पर, जो लोग इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते, वो ये कहेंगे कि बहुत तेज धूप निकली है, इस वजह से ये हवा गर्म है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेक्निकली ये सही नहीं है। ये जो हवा गर्म हुई, मान लेते हैं ये हवा है और ये आपका चेहरा है, ये जो हवा गर्म हुई है, इस आने वाली किरण की वजह से गर्म नहीं हुई है। निश्चित रूप से स्रोत वही है, लेकिन इसने डायरेक्ट गर्म नहीं किया है इसको। अब हम यहाँ पे बनाते हैं पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इधर से सूरज से रोशनी आ रही है। ठीक, जब ये किरण आई, इसमें गर्मी है, लेकिन इसने हवा को गर्म नहीं किया। इसने पहले सतह को गर्म किया। गर्म क्या करना है, जरूरी नहीं है कि पूरा गर्म हो जाएगा तवा के जैसे, उसके बाद से कुछ काम शुरू होगा, नहीं। यहाँ पे ये किरण आई, अब यहाँ से गर्मी जो है ऊपर उठ रही है। जो किरण आ रही है वो शॉर्ट वेव में आ रही है, बहुत शॉर्ट वेव में। तो ये हवा को ज़्यादा, हवा के संपर्क में उस तरह से नहीं आ रही है इसकी गर्मी, तो ये हवा को गर्म नहीं करे। लेकिन धरती से जो गर्मी वापस निकल रही है, वो दीर्घ तरंग के रूप में निकली, ऐसे 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 ऐसे। इस दीर्घ तरंग की वजह से, जिसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, ये जो विकिरण है पृथ्वी से निकल रहा है, तो इसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। इससे जो गर्मी निकल रही है, ये वायुमंडल की हवा को गर्म कर रही है। समझ में आई बात? इसे कहते हैं बेसिक कंसेप्ट। ये ऐसी चीज़ें हैं ना, जो समझ में आने पर हल्का महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई बोझ उतर गया है, कुछ कुछ मज़ा सा आ गया है, पढ़ने में अच्छा लगने लगता है। तो इसीलिए जो चीज़ नहीं समझ में आए उसे समझने की कोशिश करना चाहिए, वरना वो बोझ ही रहेगा, ऐसा लगेगा कांटा चुभा हुआ है कहीं। फिलहाल दूसरा कथन, चूँकि कथन कारण वाला है, पिछले वीडियो में हमने देखा था इस तरह के प्रश्न की, जब ये इसको सपोर्ट करेगा तब हम कहेंगे कि दोनों बातें सही हैं। अच्छा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें जो है वो दीर्घ तरंग विकिरण की अच्छी अवशोषक हैं। अब दोनों बातें सही होंगी और ये इसकी व्याख्या करेगा, ये तब मानेंगे जब ये वाली लाइन इसको किसी भी रूप में सपोर्ट करे और कहे कि हाँ भाई, बैकअप में हम बता रहे हैं कि ये ऐसे होता है। हमने कह दिया वायुमंडल गर्म होता है, अब उसका कारण यहाँ बताया गया है कि ऐसा है ना कि ये वायुमंडल गर्म क्यों होता है। उसकी वजह ये है कि वायुमंडल में है कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य ग्रीन हाउस गैसें हैं, मीथेन वगैरह है, और ये जो गैसें हैं, ये जो दीर्घ तरंग जा रही है, इसकी गर्मी को सोख लेते हैं, होल्ड करके रखते हैं पकड़ के। ठीक, तो इनको जब सोख रहे हैं, इनकी अवशोषक हैं, गर्मी यहाँ रुकी हुई है, तो इसकी वजह से वायुमंडल गर्म हो जाएगा। बात ठीक है ना? दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये भी सही है, ये तो सही है ही, और ये उसकी व्याख्या कर रहा है अच्छे से। बात समझ में आ गई? फिर आपके लिए एक सेकंड रुकिए, तो यहाँ कुछ अलग दिया है, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ, अलग यही दिया है कि मैंने जो सही कंसेप्ट है वो समझा दिया, लेकिन इसमें लाइन उल्टी लिखी थी। तो अभी तक जो बातें हुई हैं वो बिल्कुल सही है। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में
सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, ये उल्टा कह दिया है। तो जो भी हमने बातें बताई हैं, जो हमने अभी समझा है कि ये दीर्घ तरंग ऐसे जा रही है इससे गर्म होता है, ये कथन कर रहा है कि नहीं नहीं इससे नहीं होता, जो शॉर्ट वेव आ रही है उससे होता है, तब तो ये कथन गलत हो गया। ठीक है, तो मेरा ध्यान पूरा इस पे था कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा दूं, और इस चक्कर में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, सीधा पढ़ा है, लेकिन इसको उल्टा समझा है। ठीक है, तो ये कथन कह रहा है कि पार्थिव की तुलना में जो सौर विकिरण आगामी है, इनकमिंग है, वो ज़्यादा गर्म करता है हवा को, ये गलत है। ये वाला गर्म करता है जो दीर्घ तरंग है नीचे से, वो तो आपने समझ लिया। तो पहला कथन गलत हो गया, और जिस हिसाब से मैंने समझाया था अगर वो उस हिसाब से लिखा होता तो फिर एक दूसरे का सपोर्ट करते, दोनों बातें सही हो जाती। कुल मिला के ये है कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ यहाँ पे फिलहाल जो भी मैंने समझाया, ध्यान मेरा समझाने पे था। इसी तरीके से एग्ज़ाम में हमसे गलतियाँ होती हैं कि ध्यान हमारा मेन टॉपिक पे होता है, और उस मेन टॉपिक पर क्या पूछा जा रहा है वहाँ, चलिए बड़ा अच्छा एक मतलब एक एग्जाम्पल ध्यान आ गया, बहुत ज़रूरी ध्यान आ गया, ये समझने लायक है। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाना चाहती है, हमें सीखना चाहिए। तो क्या होता है कि कई बार प्री में, मेंस में ज़्यादा होता है, मेरे साथ एक घटना हुई थी बता रहा हूँ। तो प्री में भी क्या होता है कि हमने पार्थिव विकिरण पढ़ा, सौर विकिरण पढ़ा, और जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसको अप्लाई किया, लगा कि हाँ यार ऐसा तो होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ये देख के समझाने की कोशिश की कि वायुमंडल कैसे गर्म होता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि सौर विकिरण से गर्म होता है। गलती हुई ना। ऐसे ही हम जल्दबाजी में सोचिए मुझे पढ़ाना है, आराम से बताना है, सब कुछ करना है, तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब एग्ज़ाम में हम होते हैं तो यहाँ से फिसलने की संभावना तो और ज़्यादा है। लेकिन ये गलती प्री में कम होती है, मेंस में बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, मतलब मेंस के दौरान, कि मैं मेंस के एक क्वेश्चन पढ़ा, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे बाद में बहुत दुख हुआ था। मैंने टॉपिक पढ़ा, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक था, और उस टॉपिक को पढ़ के लगा कि ये तो मैंने पढ़ा, अभी कल ही मैं रिवाइज करके आया हूँ, और मैंने उत्तर लिख दिया बढ़िया अपने हिसाब से। लेकिन घर आके जब पेपर देखा तो पता चला कि भाई टॉपिक वही था, लेकिन आगे मुझे पढ़ने में मैंने जल्दबाजी की, आगे जाके उसमें मोड़ था, पूछा कुछ और गया था। जो मैंने लिखा है वो लगभग 30% काम की चीज़ थी, वो भी पूछा गया था, लेकिन मेन बात वो नहीं थी। मेन बात उसके बाद वाली लाइन में छिपी हुई थी। तो ये गलती मेंस में बहुत ज़्यादा होती है कि अरे पार्थिव विकिरण पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब मैं बताऊंगा कि कैसे वायुमंडल गर्म होता है। ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन को जब आप मेंस में प्रश्न पढ़ रहे हैं तो कई बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से समझिए। आपको लग सकता है कि यार इससे तो लेट हो जाएगा, होने दीजिए। अगर प्रश्न पढ़ने में 1 मिनट भी लग गया कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सेकंड में नहीं पढ़ना। 2 मिनट भी लग गया कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए 2 ही सेकंड में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और उत्तर लिखने लगे, और पता चला कि आपके जो 10 मिनट लगे वो सब बर्बाद हो गए क्योंकि आपने कुछ और पढ़ लिया था। तो क्या मतलब है, नुकसान तो हो गया ना, कुछ और लिख दिया आप। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत अच्छी चीज़ हमने सीखी है। बाकी जो कंसेप्ट है ये आपने समझ लिया। तो यहाँ पे है पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म नहीं होता है, ये हमने समझ लिया है। सूर्यातप भी बोलते हैं, सूर्याताप भी बोलते हैं, जो ऊपर से ये शॉर्ट वेव आ रही है। पृथ्वी की सतह पर छोटी तरंगों के रूप में पहुंचता है, और पृथ्वी से ऊष्मा लंबी तरंगें विकिरित होती हैं, इसलिए पृथ्वी की सतह से ऊर्जा निकलती है। स्थलीय विकिरण आने वाले सौर विकिरण की तुलना में वातावरण को अधिक गर्म करती है। ये सब बेसिक बातें हमने समझ ली हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में वे गैसें हैं जो गर्मी को रोकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जो लंबी तरंग विकिरण की अच्छी अवशोषक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पर, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप विज्ञान में भी पढ़ते हैं, भूगोल में भी पढ़ते हैं, पर्यावरण में भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़िए, लेकिन समझना जरूरी है कि मरुस्थल के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे कम वनस्पतियाँ होती हैं, वर्षा नहीं होती, वहाँ जल के ह्रास को रोकने के लिए, मतलब पौधे के अंदर जो जल है वो बाहर ज़्यादा ना जाए, उसको रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है। मतलब जो पत्ती होती है वो अलग रूप ले लेती है। आपने पढ़ा होगा, मैंने बचपन में, मेरे ख्याल से कक्षा 7 या 8 में ये बात जब जानी थी तो मुझे बहुत अजीब लगा था कि ये जो कांटे होते हैं मरुस्थली पौधों में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, इसमें कांटे हैं, ये कांटे बेसिकली उसकी पत्तियां हैं। ये तो मैंने पत्ती जैसा बना दिया, पत्तियां हैं रूपांतरित होकर कांटों का रूप ले चुके हैं। तो सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये
पर्ण रूपांतरण है। पत्तियों का ऐसा रूप ले लेना कि वहाँ से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन न हो, वहाँ से वाष्प बन के पानी बाहर ज़्यादा ना जाए, क्योंकि वैसे ही पानी की कमी है। जैसे आपके पास जब पैसे कम हो जाते हैं तो आप खर्चे के बारे में सोचने लगते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खरीदनी। वैसे ही जहाँ पानी कम है तो पौधे, ये उनका इंटेलिजेंस है, उसी खुद को ऐसे डेवलप कर लेते हैं। अब होता ये है इस सीन में कि ये 3 कथन आप जो है पढ़िए और बताइए कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन है। जैसे मतलब पर्ण रूपांतरण होता है तो कठोर और मोम पर्ण हो जाते हैं, पत्तियां कठोर हो जाती हैं, मोम जैसी हो जाती है, अंदर का जो वो है लिक्विड जैसा। अच्छा, छोटे पत्ते हो जाते हैं या फिर पत्तियां ही नहीं रहती, पेड़ अपने सारे पत्तियां गिरा देते हैं, धीरे धीरे वैसे इवॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, पर्ण की जगह कांटे हो जाते हैं, मतलब पर्ण का मतलब समझ गए ना, पत्ता, पत्ते नहीं होते, कांटे हो जाते हैं। ये तीनों बातें अपनी जगह सही हैं, ये तीनों विशेषताएं आप देख सकते हैं मरुस्थलीय पौधों में। तो इस हिसाब से आपका जो उत्तर है डी है कि ये सारी बातें ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, मरुस्थल क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए कठोर एवं मोमपर्ण, लघुपर्ण अथवा पर्णहीनता तथा पर्ण की जगह कांटे रूपांतरण होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा अत्यधिक कम या नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में मोटी और कांटेदार पत्तियों वाली वनस्पतियां उगती हैं। चूंकि यहाँ पर जल की कमी होती है अतः पौधों की पत्तियों की बनावट इस प्रकार होती है जिससे वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। इसी कारण यहाँ की वनस्पतियों में कठोर और मोमी पत्तियां, पत्तिहीनता मतलब पत्तिहीन पौधे और पत्तों के स्थान पर कांटे पाए जाते हैं। नागफनी आपने देखा होगा, कैक्टस, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब चलते हैं आगे। ये तो पीडीएफ नोट के बारे में हो गया। आप जब ये नोट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ देख सकते हैं कि जो टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है, यूपीएससी के नोट दी जा रही है 2022 से लेकर 24 तक, 3 साल हमने कट ऑफ दिखाए हैं, मतलब सबूत दिखाए हैं, कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यूपी पीसीएस की जो नोट दी जा रही है 77, 78, 93 इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, छोटी सी नोट है। तो ये सारी नोट आप ले सकते हैं, मोबाइल ऐप में भी ले लेंगे। और ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको पेमेंट, मोबाइल ऐप में पेमेंट करने में दिक्कत होती है तो वो डायरेक्ट पेमेंट करके नोट लेते हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको डाउट है कि यार हम पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हमें नोट नहीं मिली तो कहीं फ्रॉड हो गया तो इनके लिए सुविधा ये है कि ठीक है भाई, आप वहाँ से ले लीजिए मोबाइल ऐप में। तो फिर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपकी प्रोफाइल में कोर्स ऐड हो जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो आपकी जैसी सुविधा है वहाँ से ले लीजिए। लेकिन अभी आपके पास समय है, बाद में एग्ज़ाम के करीब पहुँच के आपको लगेगा कि मुझे नोट ले लेनी चाहिए, तो फिर हो सकता है कि नोट लेने के बाद भी उतना फ़ायदा ना हो। ठीक है, तो अभी नोट लीजिए, अच्छे से तैयार करिए। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।